हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। घटना चक्र क्लास 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने इन पेजों तक कंप्लीट कर लिया था। क्लास 9 से हम आज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 9 से आज हमारी क्लास शुरू हो रही है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम नज़र डालेंगे क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी मैगजीन रटने के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है? जनरल सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए किसी भी चीज़ की, लेकिन एग्ज़ाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी, क्योंकि समय बचा है बहुत कम। इसलिए हम उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि पहली न्यूज़ है, अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नाभा सेटा अटल सेतु, ठीक है। जो अटल सेतु है असल में ये कहाँ है? तो देखो, ये जो आप देख रहे हैं दक्षिण मुंबई से प्रारंभ होकर नाहवा सेवा, जो कहाँ पर है? नवी मुंबई के निकट, ठीक है, नवी मुंबई में है, चिरले गांव में समाप्त होता है। नाहवा सेवा के निकट जो चिरले गांव है वहाँ पर समाप्त होता है अटल सेतु। कहाँ से शुरू होके? दक्षिणी मुंबई से। अगर कहा जाए कि भाई अटल सेतु किस किस को जोड़ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये जोड़ रहा है मुंबई को और नवी मुंबई को, क्योंकि मुंबई में कहाँ पर है? ये दक्षिणी मुंबई को, ठीक है। और नवी मुंबई में कहाँ पर जा रहा है? नाभा सेवा के निकट चिरले गांव तक, ठीक है। तो अगर अटल सेतु की बात आए तो नाभा सेवा को आप कह सकते हैं कि ये नाभा सेवा को जोड़ रहा है किससे? नवी मुंबई से, ठीक है। तो अगर अटल सेतु की बात आए कि भाई अटल सेतु किस किस को जोड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि ये मुंबई को किससे जोड़ता है? नवी मुंबई से, ठीक है। ये भी कह सकते हैं आप कि मुंबई को किससे जोड़ता है? नाभा सेवा से, क्योंकि नाभा सेवा किस में है? नवी मुंबई में। ये भी कह सकते हैं, ऑप्शंस के अनुसार चलना है, कि दक्षिणी मुंबई को किससे जोड़ता है? नवी मुंबई से या नाभा सेवा से, ठीक है, एकदम कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर कि ये भारत का सबसे लंबा सेतु है, और भारत का सबसे लंबा सेतु ब्रिज भी है, ठीक है। 12वां सबसे लंबा समुद्री सेतु भी है, ठीक है, जो कि वैश्विक लेवल पर अगर देखें तो, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़े से देखने वाले हैं, ठीक है। जो समुद्र के ऊपर देखा जाए तो 16.5 किलोमीटर है, और बाकी की जो है भूतल पर है। 6 लेन वाला ये सेतु है, ठीक है, ये तो आपको दिमाग में रखना है। फिर एक पॉइंट ये कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का प्रयोग हुआ है, और ये एक आपदा प्रतिरोधी यानी कि डिजास्टर रेजिस्टेंट सेतु है, ठीक है। यानी कि आपदा जैसी स्थिति कोई बनती है तो ये सेतु का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। ये लाख मीट्रिक टन इस्पात ये सब नहीं इसमें से पूछा जाएगा संभवतः, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मुंबई की नवी मुंबई से कनेक्टिविटी को सुगम बनाएगा, ठीक है। और 2 घंटे का समय लगता था उसके लिए क्या कर देगा ये, कि 15 मिनटों में जो दूरी है वो तय की जा सकेगी, जो 2 घंटे का समय लगता है घूम के जाएँ तो, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। चलो आगे आ जाते हैं। आगे है भाई ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम 2023 का? क्योंकि ये जारी किया गया है 11 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो 2024 की कोई भी न्यूज़ है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई न्यूज़ 2024 में जनवरी फरवरी की है तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि आने वाले 2025 में फिर से आ सकती है। दूसरी चीज़ कि अगर जनवरी फरवरी की भी है न्यूज़, या फिर दिसंबर 2023 की भी है, ठीक, लेकिन इस दिसंबर 2023 में वो अपडेट नहीं होगी, या फिर मान के चले कि वो 2-3 साल बाद अपडेट होती है, 5 साल बाद अपडेट होती है, या फिर दिसंबर अक्टूबर या नवंबर में कोई न्यूज़ आई है जो कि आने वाले 4 से 10 साल तक इसका प्रभाव रहने वाला है, और कोई अपडेट नहीं होता है उसमें। ऐसा नहीं कि स्वच्छ सर्वेक्षण की तरह पिछली साल आया अगली साल फिर से आ गया, ऐसा नहीं। तो फिर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में आई न्यूज़ भी महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए ऐसी न्यूज़ जो दिवस वगैरह हैं, और कुछ ऐसी नॉर्मल न्यूज़ होती हैं जो कि हर साल चेंज होती हैं, तो वो ये मान के चलें कि आपका एग्ज़ाम अगर दिसंबर में है तो पिछले 6 मंथ की न्यूज़ को सबसे ज़्यादा आपको वरीयता देनी है,
ठीक है। अब व्यक्ति जो निधन हुआ है उनका जो मान के चलो किसी पद पर नियुक्ति हुई है उनको अगर आप देखें तो पिछले 6 मंथ के ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर उससे पीछे पीछे वाले पूछे जाएंगे तो वो पद पूछे जाएंगे जिनका पद लंबा 4 से 5 साल या फिर अधिक साल तक रहने वाला है, या फिर बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी है, या फिर पहली बार हुआ है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है हल्का सा। इसमें हमें स्मरणीय तथ्य देखने हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में कि अगर हम शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग में देखें, ऐसे शहर जिनकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख से अधिक है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम दिमाग में देना है। तो पहले नंबर पर 2 शहरों को रखा गया है, एक है इंदौर और दूसरा है सूरत। इंदौर है मध्य प्रदेश का और सूरत है गुजरात का, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। आगे आते हैं, तीसरे पर रखा गया है नवी मुंबई को, ठीक है। किसको रखा गया है? नवी मुंबई को, ठीक। ये दिमाग में रखना है, नवी मुंबई को जो है तीसरे पर रखा गया है। और उसके बाद में फिर विशाखापट्टनम है, भोपाल, विजयवाड़ा, नई दिल्ली है। नई दिल्ली को रखा गया है 7वें नंबर पर। तिरुपति है, ग्रेटर हैदराबाद है और पुणे है। इसमें कहीं पर भी उत्तर प्रदेश अथवा बिहार का कोई शहर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी लिस्ट याद करना बेकार की फिजूल खर्ची। केवल शुरू के 3 देख लो, पहले पर 2 देख लो, सूरत और जो सूरत है और दूसरा जो आपका ये इंदौर है इसको, और तीसरे पर आप नवी मुंबई को देख लो, ठीक है। पहले पर रखा गया है इन दोनों को। आगे आते हैं, अब टॉप 5 शहरों में देखें ऐसे शहर लेकिन जिनकी जो जनसंख्या है वो 1 लाख से कम है। अगर ऐसे देखें तो पहले पर आता है सासवड़ जो कि महाराष्ट्र में है। दूसरे पर आता है पाटन जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। लोनावाला महाराष्ट्र में है जो कि तीसरे नंबर पर है। बाकी इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक। शीर्ष 5 में देखें अगर राज्यों में, तो पहले नंबर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में महाराष्ट्र ने स्थान प्राप्त किया है, ये याद कर लो, ठीक है। दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। अगर हम इसमें अब याद करने वाला ये पॉइंट है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है? नहीं, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 9वां है, ये याद रखना है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, जबकि बिहार का अगर हम स्थान देखें तो बिहार का 15वां स्थान है, ठीक है। इस तरह के आपको स्टेटमेंट देखने को मिल सकते हैं कि बिहार सबसे निचले पायदान पर है या उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। ये उत्तर प्रदेश, पीसीएस और बिहार जैसे एग्जाम में आपको जो है मिल सकते हैं देखने के लिए, ठीक है। आगे आते हैं, बात करते हैं शीर्ष 5 गंगा शहर की। टॉप 5 गंगा शहर के बारे में देखना है कि भाई इसमें टॉप क्या है। तो पहले पर है वाराणसी, दूसरे पर है प्रयागराज और तीसरे पर है बिजनौर। तीनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। याद रखिए गंगा नदी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। लेकिन ये देखिए टॉप थ्री में आप देख रहे हैं कि तीनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। चौथा आपका हरिद्वार जो कि उत्तराखंड का है। बाकी 5वां फिर से आपका उत्तर प्रदेश का कन्नौज है, ठीक है। ये आपको फैक्ट्स क्या है याद करने वाले हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, कचरे की गाड़ी निकल जाए उसके बाद क्लास शुरू करते हैं।
फिर अगर आप ये देखना चाहें कि भाई जो छावनी देखें यानी कि कैंट को अगर आप देखें तो आप देखेंगे महू कैंट ऐसा है मध्य प्रदेश का जो भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित की गई है। ठीक है, महू कैंट को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में देखें तो शीर्ष 20 शहरों में, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में देखना है आपको, टॉप 20 में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई शहर है तो केवल एक शहर है, वो है नोएडा, और इसका स्थान है 14वां स्थान। ठीक है, ये याद रखना है, नोएडा का 14वां स्थान है, याद रखिएगा ये। ठीक है, आगे आते हैं। और अगर आप देखें आगे, भाई टॉप 20 में तो आपको नोएडा दिखाई दे रहा है, लेकिन और भी शहर हैं तो गाजियाबाद आपका 38वां है, अलीगढ़ 40वां है, वाराणसी 41वां, लखनऊ का 44वां, और फिरोजाबाद का आपका 52वां है, और प्रयागराज का 71वां। अब इसमें से क्या याद करना चाहिए, अब इसमें से आपको एटलीस्ट टॉप 50 जो है, टॉप 50 शहरों में आपको देख लेना चाहिए कि हल्का सा कि गाजियाबाद 38वें पर है, अलीगढ़ 40वां है, ठीक है, वाराणसी 41वां, लखनऊ 44वां है, और फिरोजाबाद का 52वां है, हल्का सा देख लीजिए। ठीक है, नोएडा का 14वां है, ये आपको दिमाग में रखना है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, और नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है, ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, और अगर स्वच्छ भारत मिशन के गीत की बात करी जाए तो एक गीत भी है, इसका शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है, बजा के देख लीजिए यूट्यूब पर अभी। ठीक है, इसके जो गायक हैं वो कैलाश खेर जी हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगला है कि अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। ठीक है, ये निर्णय दिया गया है। अब इस निर्णय में बस इतनी सी बात है कि जो भारत सरकार जो जो मतलब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो दर्जा था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत सेपरेट, मतलब कुछ संक्रमणकाली जो उपबंध किए गए थे, ठीक है, वो अस्थायी उपबंध थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है कि जो भी सरकार लेके आई है निर्णय, जो भी सरकार संविधान संशोधन किया है वो एकदम तरीके से वैध है। इसको लेकर के चुनौती दी गई थी, क्या ये वैध है? वैध क्यों भाई? अरे क्योंकि संविधान में ये लिखा था कि जो निर्णय लिया जाएगा वो वो उसकी जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है उसके द्वारा लिया जाएगा। लेकिन संविधान सभा तो खत्म हो गई, सारे मेंबर खत्म हो गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बेस किसको बनाया? बेस बनाया फिर विधानसभा को। ठीक है, विधानसभा को बेस बनाया, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर इसको वैध ठहराया है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हुआ जो निर्णय था, जो संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, ना कि इसका उद्देश्य विघटन था। एक तो ये बात कही है। ठीक है, और ये फिर ये बात कही है कि जो अनुच्छेद 370 था वो एक अस्थायी उपबंध था, यानी स्थायी उपबंध नहीं था, वो संक्रमण काल के लिए था केवल। ठीक है, फिर आगे इन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में, संविधान सभा तो रही नहीं भाई, तो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। ये कैसे समझे कि भाई जम्मू कश्मीर की संविधान सभा नहीं है, फिर क्या आई? विधानसभा। ठीक है, लेकिन भाई वहाँ पर तो विधानसभा भी नहीं थी, विधानसभा भी नहीं थी, विधानसभा भी विघटित थी वहाँ से। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि राष्ट्रपति शासन था, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अब न संविधान सभा है न विधानसभा है, तो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी सही ठहराया कि जब अनुच्छेद 370 निरस्त हो चुका है तो अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का संविधान भी था, संभवतः 1956 में आया था। ठीक है, तो अब उसका भी कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये कह के उसको वैध ठहराया पूरे तरीके से। कुल मिला के ये है। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, नमो, अगर इसमें से अगर आपको पूछा जाए कि इसमें से क्या प्रश्न बन सकता है जम्मू कश्मीर वाले में से, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि संविधान जम्मू कश्मीर का कब लागू हुआ। आपको ये याद रखना है जम्मू कश्मीर के लिए जो अस्थायी उपबंध था उस पर जो मतलब जो साइन किए गए थे वो किस वर्ष में किए गए थे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है। नमो ड्रोन दीदी योजना ये असल में है क्या? तो देखो, पहली बात तो ये कि 29 नवंबर 2023 की न्यूज है ये। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी प्रदान की थी भारत सरकार के द्वारा। इसके तहत क्या है, और ये भी याद रखना कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब इतना हो गया कि इसमें किसी भी राज्य की कोई भी वित्तीय भागीदारी नहीं होगी। पूरी तरीके से इसका जो भी वित्तीय मतलब उपबंध किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक, इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी।
समझ में आया? महिलाओं को ड्रोन प्रदान करेगी और साथ ही उनको प्रशिक्षित भी करेगी कि वो ड्रोन उड़ा सकें बस। और जो ड्रोन उड़ा लेंगी महिलाएं, ठीक है, प्रशिक्षित हो जाएंगी, उन महिलाओं को कहा जाएगा ना ड्रोन दीदी। ठीक है, तो यही है नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, कुल 15,000 ड्रोनों में से 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, बाकी 14,500 में जो है केंद्र सरकार की सहायता से। ठीक है, अब महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए तक केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। समझ में आया? जो महिलाओं के सहायता समूह हैं उनकी अगर अगर उनके लिए ड्रोन दिए जाते हैं तो उनकी 80% लागत है वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। ठीक है, बाकी की उन्हें खुद वहन करना होगा। अब स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जा सकेगा, जैसा कि भी बताया है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। 15 अगस्त 2023 को 77वें दिवस के अवसर पर 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी किसने? प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, और 11 मार्च 2024 को, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, 11 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने 1,000 ड्रोन दीदी को ड्रोन सौंपे थे। ठीक है, बस हल्का सा ये याद रखना है, बाकी इसमें से ये ऐसा नहीं है कि इसमें से मतलब आपका जो है प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, संभवतः योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएगा। अब कब कितने ड्रोन सौंपे ये सब चीज़ें तो नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, इनके लिए आपको निश्चिंत रहना, फिर भी हल्की नज़र मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है पीएम जनधन योजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें क्या है कि आपको पता है कि जो जनजातीय समूह हैं 75 जनजातीय समूह को विशेष रूप से आपको पता है पीवीटी का दर्जा दिया गया है। पीवीटी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि विशेष रूप से जो संवेदनशील जनजातीय समूह है, ऐसे समूह जो मतलब या तो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, मतलब जनजातीय समूह में भी आपको पता है कि भाई आजकल तो जनजातीय समूह भी आईएएस आईपीएस के पद पर पहुंचने लगे हैं, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, बाहर निकल के आए हैं और जुड़ चुके हैं, हमारी जो सोसाइटी है बाकी की उनसे आकर के मिल चुके हैं, वो पूरी तरीके से मतलब हमारी सोसाइटी का हिस्सा हो चुके हैं। लेकिन उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक पूरी तरीके से सोसाइटी से कटे हुए हैं। ऐसे जनजातीय समूहों को चुनाव करके उन्हें किसका दर्जा दिया गया? उन्हें पीवीटी का दर्जा दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या कि 15 नवंबर 2023 को, ये भी न्यूज कब की है? 2023 की है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि पीएम जनमन की शुरुआत की। अब देखो ये न्यूज इसलिए महत्वपूर्ण है, बेशक है नवंबर 2023 की, लेकिन महत्वपूर्ण ये है क्योंकि एक योजना है जो शुरू की गई है पहली बार, तो ये महत्वपूर्ण बन जाती है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उन 75 जो जिन्हें पीवीटी का दर्जा दिया गया है उन जनजातीय समूह का क्या है? विकास करना है विभिन्न तरीकों से। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इसमें क्या है कि इस अभियान की जागरूकता बढ़ाने और पीवीटी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजना में 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसको जो है प्रारंभ किया गया है। बाकी एक तो अगर आप यहाँ से फैक्ट देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, बाकी महत्वपूर्ण चीज़ हमने बता दी कि 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों और ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। चलो भाई, 5 राज्यों में अगर विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें से महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि भाई राज्य कौन से हैं। तो याद कर लो, ये है छत्तीसगढ़, फिर है मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। ये 5 वो राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। नवंबर 2023 की न्यूज है। ठीक है, चलो आ जाओ। इनमें क्या है? इनमें यह है कि चुनई चिरई को शुभंकर घोषित किया गया था छत्तीसगढ़ का। ठीक है, विधानसभा चुनाव 2023 में। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब आपको पता होना चाहिए कि 19 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, हल्का सा दिमाग में रखना है। और इसके जो मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जो है इसके मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। फिर आपको इसमें से क्या याद रखना है? आपको इसमें से ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कितनी आपकी जो है विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, आपकी छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें हैं, आपकी छत्तीसगढ़ में कितनी लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा सीटें हैं, और आपकी छत्तीसगढ़ में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं रखना, ये पाँचों के पाँचों राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना, इन सभी की लिस्ट निकालो। देखो लिस्ट आपको पता है, चाहे विधानसभा
और विधान परिषद की छोड़ दीजिएगा, विधान परिषद की बस आपको जो जो राज्य में है विधान परिषद उनकी याद कर लो बस, ठीक है। बस ये याद रखो कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन 5 राज्यों की एटलीस्ट सही से याद कर लो। बाकी याद तो आपको सभी की करनी चाहिए, महत्वपूर्ण तो ये है, ठीक है, और याद होनी भी चाहिए, लेकिन इनकी आप एक बार रिवीजन मार लेना, ठीक है। आगे आते हैं, मध्य प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो मोहन यादव ने जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है मध्य प्रदेश के, ठीक है, आपको याद ही होगा ये चीज़ बस। और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जो है उप मुख्यमंत्री बने गए हैं, ठीक है। मिजोरम में देखें तो आपको पता है, सीटें तो आप देख ही लोगे, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के ने बहुमत प्राप्त किया है, और लाल दुहोमा, लाल दुहोमा, यार ये महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये नेताजी चर्चा में इसलिए आए थे क्योंकि ये जब यूएस में गए थे, तो यूएस में जब ये गए थे, आपको पता है मणिपुर में एक संघर्ष चल रहा है बहुत बुरा, ठीक है। वहाँ पर जो मेती समुदाय है और जो कुकी समुदाय है, इनके बीच में बड़ा बुरा संघर्ष चल रहा है। तो इसको लेकर के जो कुकी जनजाति है उसको लेकर के इन्होंने कुछ ऐसा मतलब विवादित बयान सा दिया था जो थोड़ा सा कंसर्न किया गया था भारत की जो खुफिया एजेंसी हैं उनके द्वारा भी। और ये संभावना जताई गई थी कि क्या जो यूएस की जो सीआईए है, क्या वो प्रयास ऐसा कर रही है कि भारत की सीमा है, जो जैसे भारत है हमारा, अब भारत में आपको पता है कि नीचे बांग्लादेश है, ठीक है, और ऊपर भारत है, और इधर मिजोरम वो है म्यांमार, ठीक है। तो ऐसी संभावना जो ये है कुकी जनजाति, वो बांग्लादेश में, म्यांमार में और भारत में, तीनों में फैली हुई है। समझ में आ रहा है? अब समझने वाली बात ये है कि ये मुख्यमंत्री जी जब यहाँ गए थे यूएस में, तो उन्होंने एक हल्की सी टिप्पणी ये कही थी कि जो हमारी जनजाति है, हम 3 देशों में इसको बटा हुआ नहीं देखना चाहते। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि तुम जनजाति को एकीकरण चाहते हो, और अगर ये एकीकरण अगर ये चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? ये 3 देश एकीकृत तो नहीं हो सकते, मतलब तुम यहाँ पर किसी एक नए देश की बात कर रहे हो क्या? ये थोड़ा सा इसको लेकर के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंसर्न हुए थे, और इसीलिए आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, भारत सरकार ने म्यांमार की सीमा पर यहाँ बाढ़ लगवाई, और बाढ़ जब लगवाई तो यहाँ पर मिजोरम के लोग हैं जो जो कुकी जनजाति, उनके द्वारा विरोध किया गया, सीएम के द्वारा विरोध किया गया। यानी कि ये सीएम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको लेकर के जो भारत की खुफिया एजेंसी है हल्का सा कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात, जब आपको पता है यहाँ पर बांग्लादेश की जो पीएम थी इससे पहले शेख हसीना जी, उनको इस पद से हटाने में यूएस का बहुत बड़ा हाथ कहा जा रहा है। अब यूएस का बहुत बड़ा हाथ कहा जा रहा है, लेकिन ये ओपनली तो है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जो भी जानकार हैं अच्छे, कि हाँ यूएस का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ठीक है, इनको हटाने में। केवल छात्र आंदोलन नहीं था, वो यूएस का बहुत बाकायदा पूरा प्लान था ये सब कुछ, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हटने के बाद ये कहती हैं कि भारत, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और म्यांमार को जोड़ के एक देश बनाने की बात की जा रही है। अच्छा, इनको क्या एग्जैक्ट थोड़ी ना किसी ने बता दिया होगा कि कहाँ पर देश बनाया जा रहा है, इनको भी इनकी खुफिया एजेंसी ने बताया होगा। तो सोचने वाली बात ये है कि जो ये बात भी ये कह रही हैं, ठीक है, और दूसरा ये जो लाल दुहुमा भी कह रहे हैं, भारत की खुफिया एजेंसी भी इतना इसको लेकर के कंसर्न है, तो क्या सच में यूएस यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डिप्लोमेटिक इशू चलने वाला है, या कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटित करने वाला है, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ करने वाला है जिससे इशू बने? क्योंकि मणिपुर में और मिजोरम में ये कुछ इशू बहुत समय से चला भी आ रहा है। मणिपुर की बार बार घटना आप देख रहे हैं, मणिपुर में बार बार जो है ये संघर्ष की जो है आग बार बार चल रही है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कोई विदेशी हस्तक्षेप हो सकता है? इसको लेकर के मतलब मैंने काफ़ी रिसर्च करी, तो रिसर्च करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हो पाती हूँ, वहीं पर मैं रुक जाता हूँ, अदरवाइज मैं उसकी एक वीडियो जरूर लेके आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी, और लगभग पिछले 40 वर्षों में पहली बार है जब मिजो नेशनल फ्रंट, हमेशा से मिजो नेशनल फ्रंट और जो कांग्रेस है उनकी जो है सरकार बनती चली आई थी, ठीक है। तो इनके अलावा किसी अन्य पार्टी के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में जो है पद ग्रहण किया है, 40 साल में पहली बार हुआ है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो ये भी सोचने वाली बात है, समझ में आ रहा है? ये भी सोचने वाली बात है कि पहली बार मतलब जो है जोरम पीपल मूवमेंट के व्यक्ति ने शपथ ग्रहण की है, और ऐसा इशू बन रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ। लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं, और राज्य के इतिहास में मंत्री के पद पर को ग्रहण करने वाली तीसरी महिला भी बनी है ये, ठीक है।
चलो आगे आ जाओ, राजस्थान में आ जाओ। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। चलो ये तो ठीक है, आप देख ही लेंगे। इसके जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं भजन लाल शर्मा चुने गए हैं, ठीक है। और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ये मुख्यमंत्री के पद पर चुने गए हैं। तेलंगाना विधानसभा में देखें, आपको पता है 119 सीटें हैं, ये आप देख ही लेंगे। अनुमुला रेवंत रेड्डी क्या है, अनुमुला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। और ये कहा, और ये जो अनुमला रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। क्योंकि भाई 2014 में तो आज़ादी हुआ था ना, वो सॉरी अलग ही हुआ था ना आंध्र प्रदेश से। अब मल्लू भट्टी विक्रमार्क तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है। ये भी दिमाग में रखना है। आगे आ जाते हैं। अगला है मेरा युवा भारत, ठीक है। ये क्या है, तो देखो स्वतंत्रता की एक हल्का सा देख लो कि स्वतंत्रता की 75वीं जो वर्षगांठ से लेकर के 100वीं वर्षगांठ है, समझ में आ रहा है। 100वीं वर्षगांठ कब हो जाएगी, 2047। 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो 2047 को 100वीं वर्षगांठ हो जाएगी, ठीक है। तो स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ से 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक की 25 वर्षीय अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। चलो ये क्लियर हुआ। चलो भाई आगे क्या, कि 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, कब है 31 अक्टूबर, दिवस कौन सा है, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया था, ठीक है। मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ कब किया है, अक्टूबर 2023 में, ठीक है, दिल्ली से, जो कि एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। विशेष तौर पर जो ये जो मतलब जो फिजिकल मंच प्रोवाइड करेगा, यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी युवाओं को, और प्लस डिजिटल ट्रेनिंग भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिटल इसको नाम दिया गया है, ठीक है। और विशेष तौर पर 15 से 29 वर्ष के युवाओं को जो है इसके अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला है ये, हाँ, कि फिजिटल मंच है, पहला फिजिटल मंच है, एक फिजिटल मंच है, ठीक है। और फिजिटल का बताया इन्होंने, फिजिकल प्लस डिजिटल, ठीक है। ये हल्का सा देख लेना है आपको, कहाँ से लॉन्च किया गया है, दिल्ली से। अगला है आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन, ठीक है। इसमें क्या है, चलो देख लेते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने की घोषणा है, ये याद रखना है। 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, ये भी याद रखना है। और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। और ये जो इसका समापन किया गया है, आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो समापन किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में ही कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की जो अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया था, ठीक है। और इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन भी हुआ था, ठीक है। अब इसके तहत क्या है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत अगर आप देखें तो 12 मार्च 2021 को हुई थी, ठीक। आज़ादी के अमृत महोत्सव की अगर आप देखें शुरुआत तो कब हुई थी, 12 मार्च 2021 को, और इसका जो है 31 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हो गया, ठीक है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अगर देखें तो पहले पर जम्मू कश्मीर है, दूसरे पर गुजरात है, और तीसरे पर हरियाणा है और राजस्थान, ठीक है। तीसरे पर हरियाणा और राजस्थान दोनों को रखा गया है, ठीक। चलो आगे आया थे। और मंत्रालयों को देखें अगर शीर्ष 3 मंत्रालय कौन कौन से रहे, तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय साथ साथ में तीसरे नंबर पर, ठीक है। पहले पर केंद्रीय विदेश मंत्रालय इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो मंत्रालय ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी अच्छा प्रदर्शन किया था उसमें देखा जाए तो, ठीक है, केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने सबसे बेहतर किया, दूसरे पर रक्षा मंत्रालय ने, और तीसरे पर रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब जो बात थी कि भाई मेरी माटी मेरा देश जो अभियान था वो असल में क्या था, तो देखो ये क्या है कि आपको पता है कि 75 वर्ष आज़ादी हो गई, ठीक है, और 2047 में 100 वर्ष होंगे, तो 75 वर्ष पूरे हुए, इसी के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये क्या था, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसका समापन कार्यक्रम था, ये भी आपको पता है, ठीक। 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 तक जो है इसके अंतर्गत जो केंद्रीय
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, यह अभियान उन वीरों एवं वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया गया जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस अभियान की टैगलाइन थी मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगी। इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट याद करने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आगे आते हैं नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली रैपिड रेल सेवा। देखो, आपको पता है ट्रेन के बारे में, आपको पता है, ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाती है। मेट्रो के बारे में आपको पता है कि भाई एक शहर के अंतर्गत ही चलाई जाती है, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, इनके अंदर ही चल रही है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लेकिन एक ही शहर के अंतर्गत। लेकिन ये क्या है, जो रैपिड रेल है ये असल में है क्या, तो मेट्रो की तरह ही ये स्पीड में चलने वाली गाड़ी है। ठीक है, एक तो दिमाग में ये डाल लो। दूसरा ये कि ये जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में सुविधा प्रोवाइड करेगी। जैसे कि आपको पता है, आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है, आपको ट्रेन से जाना पड़ेगा, लेकिन रैपिड रेल आ जाती है भविष्य में और दिल्ली से लखनऊ के बीच में बिछा दी जाती है। तो ये मान के चलो आप दिल्ली से लखनऊ मेट्रो की तरह आराम से जाओगे। ठीक है, तो ये सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी इसके तहत। ठीक है, तो एक शहर से दूसरे शहर तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करेगी, किसके द्वारा, रैपिड रेल के माध्यम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। सवाल ये है आता है फिर एक कि ठीक है, मान के चलो ये एक शहर से दूसरे शहर में प्रोवाइड करेगी, लेकिन सवाल ये है कि हमारे पास तो वो भी है ना, ट्रेन भी तो है, तो हम ट्रेन को छोड़ के इसमें क्यों जाएं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई आपको पता है ट्रेन में ठहराव बहुत होते हैं, समय बहुत लगता है। ठीक है, मेट्रो में भी बहुत सारे ठहराव होते हैं क्योंकि शहर है, एक शहर है, मान के चलो मुंबई के अंदर ये बिछाई गई है, तो ये मान के चले बहुत जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर आप देखेंगे 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद ऐसे रुकती रहती है मेट्रो स्टेशन पर। ठीक है, इसमें क्या है, एक शहर से दूसरे शहर तक जा रही है तो नॉन स्टॉप जाएगी, यानी कि ठहराव कम होंगे मेट्रो की तुलना में भी और रेल की तुलना में। ठीक है, आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं। तो ये सबसे अभी शुरू की गई है, 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी है। तो कहाँ से करी है, तो इन्होंने शुरुआत करी है दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ गलियारे पर, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, यानी दिल्ली से मेरठ। ठीक है, याद रखना, दिल्ली से मेरठ। ये भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है जिसको नमो भारत ट्रेन जो है इसको नाम दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो हरी झंडी दिखाकर वो किया है। ठीक है, और संचालन समिति 160 किलोमीटर पर घंटा, और जाके इसकी एवरेज स्पीड देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि लखनऊ से और दिल्ली कितनी दूर है, तो जितने किलोमीटर होगी उस हिसाब से एवरेज स्पीड देखें तो इसकी 100 किलोमीटर, यानी रुकना इसका फिर से चलना, रुकना इसका फिर से चलना, तो ये सब मिला के 100 किलोमीटर घंटा है, रुकेगी चलेगी उसको मिला करके। समझ में आया। अगर स्पीड देखेंगे जब चल रही होगी तब तो 160 किलोमीटर चलेगी, लेकिन जब रुक जाएगी फिर चलेगी तो इस हिसाब से समय तो जाता है, तो 100 किलोमीटर पर घंटा का तो एवरेज निकाल के दे देगी। ठीक है, यानी कि 100 किलोमीटर की स्पीड ये 1 घंटे में तय कर लेगी, बड़ी बात है। ठीक, आगे आते हैं। चर्चा में है आपकी गांगे डॉल्फिन, हर साल चर्चा में रहती है, पीसीएस में, यूपीएससी में, समीक्षा अधिकारी में ये प्रश्न आ चुका है गांगे डॉल्फिन से संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं। तो आपको इसके बारे में याद क्या रखना है, डॉल्फिन की चर्चा है, लेकिन डॉल्फिन की 4 प्रजातियों में से चर्चा की गई है कि यांगत्जे नदी जो कि चीन में है उसमें एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसका नाम बैजी है, और सिंधु नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम भुलन है। ठीक है, और एक है अमेजन नदी जो कि लैटिन अमेरिका में है। ठीक है, और इस मतलब साउथ अमेरिका में है लेकिन लैटिन अमेरिका में भी पाई जाती है, इसका नाम है बोटो। क्या समझे, इसका नाम क्या है, बोटो। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, कि अगर आप यांगत्जे नदी में देखेंगे जो कि चीन में है तो बैजी, सिंधु में भुलन, और अमेजन में देखेंगे तो बोटो। ठीक है, गंगा नदी को प्राय जो गंगा नदी है, गंगा नदी को प्राय टाइगर ऑफ द गंगा जो सॉरी, गंगा नदी डॉल्फिन। ठीक है, क्या है ये, जो गंगा नदी डॉल्फिन है उसको टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। और ये जो जीव हैं
जो ये जो जीव हैं वो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स के माध्यम से अपना शिकार करते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और अक्टूबर 2023 में, ठीक है, अक्टूबर 2023 की न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगे डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई। क्या? जलीय जीव, याद रखना। राष्ट्रीय राज्य मछली नहीं, जलीय जीव, याद रखना है, ये राज्य मछली में और जलीय जीव में अंतर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने जो है गांगे डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में, राज्य की जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। आगे आ जाते हैं कि वर्ष 2008 में गंगा नदी को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था। राज्य का जलीय पशु किसके द्वारा? असम के द्वारा। चलो ठीक है। वर्ष 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया था, ठीक है। आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली, अभी बात हमने कही थी कि राज्य मछली नहीं है ये जलीय जीव है। तो राज्य मछली की अगर बात की जाए तो वो चितला है, याद रखना। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है, ठीक। जबकि देसी मांगुर बिहार की राज्य मछली है। देसी मांगुर कहाँ की है? बिहार की, याद रखना। अगर हम गांगे डॉल्फिन की बात करें तो IUCN की ये रेड लिस्ट में है, जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई है। और अगर हम WPA की बात करें, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, तो इसको अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया है, और साइट की इसको जो अपेंडिक्स 1 है उसमें रखा गया है। ये दोनों ही खतरे के निशान होते हैं, ठीक है। यानी कि इसके भविष्य में खतरा में जाने की संभावना है, ठीक। तो कोई भी जीव हुआ वो चाहे तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में हुआ या फिर WPA की शेड्यूल 1 में हुआ, ये दोनों ही ये मान के चलो इनके संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक। आगे आते हैं। घोल मछली गुजरात की राज्य मछली है। इसको गोल्ड फिश भी कहा जाता है। पढ़ना है तो बाकी पढ़ लीजिएगा, बाकी महत्वपूर्ण हमने देख लिया, ठीक है। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी, ठीक है। किस लिए? संरक्षण के लिए, इनके बढ़ावा देने के लिए। ये सब चीज़ तो आपके दिमाग में आ ही जाएगी, लेकिन याद क्या रखना है, 2020 को प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई है, हल्का सा दिमाग रखना है, ठीक है। अगली न्यूज है, भारतीय भेषज संहिता आयोग जो है PDG का सदस्य बन गया है। खबर सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय भेषज संहिता है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया जो है, इंडियन फार्माकोपिया है, इसको जो बना दिया गया है, किसका सदस्य बन गया है? ये फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप यानी कि PDG का सदस्य बन गया है। सवाल यहाँ पर अब केवल 2 आते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि भेषज संहिता क्या होती है, ठीक है, पहला सवाल ये। दूसरा ये आता है कि भाई भेषज संहिता क्या होती है। दूसरा ये आता है कि ये PDG क्या है। सबसे पहले ये समझ लो, भेषज संहिता पता क्या है कि भाई कोई भी दवाई कैसे बनाई जाती है, तो उसमें किसमें कितना क्या केमिकल मिलाया जा रहा है, उन सब की जानकारी इस बुक में होती है। इसको कहा जाता है भेषज संहिता। अब भारत की जो बुक है ऐसी, उसका नाम है भारतीय भेषज संहिता। क्लियर हुई भाई? क्लियर हो गई। अब सारी दुनिया की जो भेषज संहिताएं हैं, इन पर चर्चा करना और इन पर डिस्कशन करना, इन पर जो है जानकारी साझा करना, इस सब के लिए एक बनाया गया ग्रुप, ठीक है। उसका नाम है PDG, यानी कि फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप, PDG, ठीक है। भारत इसका सदस्य नहीं था अभी तक, ठीक। अब भारत इसका सदस्य बन गया, ये न्यूज है, ठीक है। चलो ठीक है भाई। तो फार्माकोपी ग्रुप की वार्षिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में संपन्न हुआ। कब? 3 से 4 अक्टूबर 2023 को। दोबारा देखो, अब जो PDG था उसका जो है मतलब बैठक हुई उसकी वार्षिक, कहाँ पर हुई? हैदराबाद में, जो कि भारत में है, ठीक है। और यहीं पर जो है अपना भारत का जो है, भारत भी इसका मेंबर बन गया, ठीक है। तो यह अमेरिका, यूरोप एवं जापान के बाहर, याद रखो, अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित PDG की प्रथम बैठक थी, ठीक है। बेशक 3 से 4 अक्टूबर की न्यूज है, लेकिन ऐसी न्यूज महत्वपूर्ण बन जाती हैं, ठीक। आगे आ जाते हैं। ये आप देखना चाहे तो बाकी देख लीजिएगा। तो इंडियन फार्माकोपिया जो है संहिता है, ठीक है, कोड है, वो ये IPC है, ठीक है। इसको इंडियन पेनल कोड मत समझना, ठीक है। और PDG आपको पता ही है। चलो, अब कहे समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय
आपको पता है तेलंगाना में, आप कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, कोया जनजाति से संबंधित है, ये पता होगा, ठीक है। अब देखो, सम्मक्का सरक्खा जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इस न्यूज पर पहले तो ये स्टार लगा लो, और वो भी 5 वाले, क्योंकि ये न्यूज में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। चलो, क्या आगे, क्या एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और तेलंगाना का, याद रखना, सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है कोया जनजाति, ठीक है। उसका ये द्विवार्षिक मेला है। द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, ठीक है, जो तेलंगाना के मुलुगु जिले के तडवाई मंडल स्थित मेदाराम गांव में आयोजित किया जाता है। यह मेला देवी समक्का एवं सरलम्मा, जिसको सरक्का के नाम से भी जाना जाता है, के सम्मान में आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब इससे संबंधित अगर आपको ये देखना है, एक बार ये देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए कि 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में विद्रोह किया गया था, ठीक है। तो सम्मक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया है, ठीक है, और इसी की याद में जो है ये मेला मनाया जाता है, ठीक। और किसने किया था ये विरोध? तो ये जो विरोध किया गया था, तो ये जो सरक्का है, इन माँ बेटी की इस जोड़ी ने किया था, ठीक है, इसलिए जो है ये मेला लगाया जाता है, इन्हीं को जो है याद करते हुए, ठीक। तो ये हल्का सा आपको दिमाग में रखना है। आगे आ जाते हैं, अगला क्या है, ये चीज़ है कि हाँ, कि इस संशोधन का सम्मक्का सरक्का एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है, जो कहाँ पर है, तेलंगाना के मुलुगु जिले में, ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। आगे आते हैं, अगला है ट्रेवल फॉर लाइफ। क्या है? ट्रेवल फॉर लाइफ। अब सबसे पहले तो लाइफ देखो, तो लाइफ का मतलब क्या है? तो लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ मतलब एल आई फॉर लाइफ, और एल आई एफ फॉर लाइफ, और ई फॉर एफ फॉर और ई फॉर एनवायरमेंट, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। कब शुरू किया गया? तो ये शुरू करने की जो पहल की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आपको पता है वर्ष 2021 में कोप 26 का आयोजन हुआ था, जो यूके है उसके ग्लासगो में, ठीक है। तो वहाँ से इसको जो प्रधानमंत्री ने शुरू करने की जो पहल की थी, ठीक है। और 20 अक्टूबर 2022 को एकता नगर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में से इस मिशन की जो है मतलब औपचारिक रूप से इसको शुरू कर दिया गया था, ठीक है। इसका औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ कर दिया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। इसके तहत, अब इसके तहत है क्या, वर्ष 2028 तक भारत में कम से कम 28% गाँव 80% गाँव एवं स्थानीय निकायों, यानी कि जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, उनको पर्यावरण अनुकूल यानी कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है भारत के द्वारा, ठीक है। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों यानी एनडीसीएस में शामिल करने वाला पहला देश है। एनडीसीएस क्या है भाई? जो कार्बन वगैरह को कम उत्सर्जित करें, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसके आधार पर तो एक इको फ्रेंडली बनाए, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाए अपनी पूरी लाइफ स्टाइल को, ठीक है। इसके लिए एनडीसीएस के कुछ जो है वो निर्धारित किए गए मानदंड, ठीक है। अब भारत ने क्या किया, एनडीसीएस में ये भी शामिल कर लिया कि हम अपने गाँव को 2028 तक कम से कम 80% गाँव को हम कैसा बना लेंगे, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा कर लेंगे कि उसे एनवायरनमेंट को कोई भी क्षति ना पहुँचे, ठीक है। चलो ठीक है, 27 सितंबर 2023 की न्यूज है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम नई दिल्ली में ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया, ठीक है। वैश्विक रूप से कब लॉन्च किया गया? 27 सितंबर 2023 को, ठीक है। ये किसकी भागीदारी में शुरू किया गया था? तो UNWTO और यूनेप की भागीदारी में इसको जो है शुभारंभ किया गया था इसका, ठीक है। और ट्रेवल फॉर लाइफ मिशन, ठीक, लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। अब लाइफ तो आपको पता चल गया, अब ट्रेवल फॉर लाइफ का मतलब क्या होगा कि वही लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इन ट्रेवल क्षेत्र में, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। ये क्या है? स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ, ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ, ये दो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत फिर क्या है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता भी शामिल की गई है। ये न्यूज है सितंबर 2023 की, ठीक है। हल्का सा देख सकते हैं अपने दिमाग से, अगर देखना चाहें तो हल्का सा हल्की सी रीडिंग मार सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक। इसमें से याद करने वाली क्या है याद करने वाला क्या है कि जो प्रतियोगिता हुई उस प्रतियोगिता में जो पहले नंबर पर है दाबर, जिला है बांदीपुरा, और ये है जम्मू कश्मीर का।
जो दाबर गांव है बांदीपोरा जिले का, जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये याद करने वाला है। ठीक है। सरमोली पिथौरागढ़ है जो उत्तराखंड में है। ठीक है। और ये इसमें अगर MPPCS वाले हैं तो मडला पन्ना का जो है मध्य प्रदेश का है, ये दिमाग में रखना। फिर उत्तर प्रदेश का क्या कोई शहर आया है, सवाल ये है। तो हाँ, उत्तर प्रदेश का है कोरोना गांव। ठीक है। जो कि सिल्वर जो श्रेणी है, ठीक है, रजत श्रेणी है, उसके अंतर्गत इसको पुरस्कृत किया गया है, उत्तर प्रदेश के कोरोना ग्राम को। ठीक है। इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, ये याद रखना है। आगे आ जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। ठीक है। तो 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। ठीक है। ठीक है। तो वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान व्यक्त किया गया है, ये भी दिमाग में रखना। अब हल्दी बोर्ड अगर गठित किया गया है तो वो हल्दी की खपत को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा, उसके उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कार्य करेगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो है निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत होंगी जो आपके दिमाग में हैं ही। ठीक। आगे आते हैं। फिर है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महत्वपूर्ण है, याद रखना ये। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक। इसके अंतर्गत अब ये तो वो बताया है कि कब कब इसको लाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। ये सब वो बताया कब कब लाने का प्रयास किया गया है। हमारे लिए महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा क्या बन जाता है कि 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान के 128वां संशोधन के रूप में, ठीक है, विधेयक को जो है प्रस्तुत किया। ठीक। इसके बाद में 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद में 106वां संशोधन अधिनियम ये बन गया। ठीक है। और ये 2023 में पारित भी हो गया। ठीक है। इस विधेयक के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं की कम से कम 33% की भागीदारी सुनिश्चित हो गई भाई। ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब इसमें से क्या क्या याद रखना है कि इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, याद रखना, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली की विधानसभा, इसको भी सम्मिलित किया गया है। 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है महिलाओं के लिए। ठीक है। समझ में आया? समझ में आया ना? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। ठीक है। चलो ठीक है। इसके अंतर्गत इन्होंने क्या क्या किया है कि 239 ए में संशोधन किया है। ठीक। और 239 ए में क्यों? दिल्ली का प्रावधान है उसमें। ठीक है। याद रखना। आगे क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी लोकसभा में। एक देखो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए, यहां पर अगर उसने पिछड़ा वर्ग जोड़ दिया या फिर उसने कह दिया सभी महिलाएं, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। याद रखना, केवल अनुसूचित जातियों और केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। ठीक है। चलो भाई ठीक है। लेकिन याद रखना, याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों में 1/3 सीटें भी SC और ST के लिए रिजर्व होंगी। अब दो चीज़ याद रखनी, इन दोनों में फर्क क्या है कि लोकसभा में SC और ST के लिए जो सीटें रिजर्व हैं, पता है आपको या नहीं? बिल्कुल पता है। तो जो सीटें SC और ST से भरी जाएंगी, उन सीट जो रिजर्वेशन से भरी जाएंगी ये सीटें, उन सीटों में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी रिजर्व। पहली बात तो ये। फिर दूसरी बात क्या है कि चुनाव के माध्यम से अगर लोकसभा में अगर सीटें भरी जाती हैं डायरेक्ट, जो कि भरी जाती हैं हर बार, तो उनमें भी 1/3 सीटें महिलाओं से रिजर्व होंगी। याद रखना। ठीक है। ये आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक। चलो आगे आते हैं। 1/3 सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आगे आ जाओ। आगे है कि नए अनुच्छेद 332A को जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हित सीटों को आरक्षित किया गया है। अब जो अनुच्छेद 332A जोड़ा है उसके तहत क्या है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया है। 334A जोड़ा गया है, उसके अंतर्गत क्या है? महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लागू होने से संबंधित कुछ शर्तों को स्पष्ट किया गया है। उसमें क्या है कि ये जो महिलाओं की जो सीटें लागू होंगी वो परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही होंगी, जो इस बार संचालित है उसके। ठीक है। दूसरा क्या कि 15 वर्ष की अवधि के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे SC ST के लिए दिया गया था रिजर्वेशन आरंभ में, सबसे पहले 15 वर्ष के लिए दिया गया था, लेकिन फिर हर बार बढ़ाते रहे हैं उसको। ठीक है। इसी प्रकार इनके लिए क्या है, 15 वर्ष के लिए दिया गया है लेकिन बढ़ाते रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से केंद्र संसद चाहे तो बढ़ा सकती है। ठीक। चलो ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा, सबसे पहले आपको ये समझना है कि भारत के कुछ लोकल कारीगर होते हैं, जैसे लोहार हो गया, स्वर्णकार हो गया, यानी कि स्वर्णकार मतलब ये गोल्ड स्मिथ, ठीक है, कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, मूर्तिकार,
इन सब ये सब वो हैं जो हाथ से वस्तु बनाते हैं, ठीक है। तो जो हाथ से बनाते हैं वस्तुएं, ये सब चीज़ें, पारंपरिक कारीगर हैं जो, इनको कहा गया है विश्वकर्मा। क्या 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 कहा गया है इनको? इनको कहा गया है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा की इनको संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब विश्वकर्मा के लिए क्या लाया गया है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाई गई है। इसके अंतर्गत क्या है भाई कि 18 ऐसे कारीगरों को देखा गया, जो 18 ऐसे व्यवसायों को देखा गया जो हाथ से ऐसे काम करते हैं, ठीक है। और उनको सम्मिलित किया गया और उनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? उनको महत्वपूर्ण किट प्रोवाइड की जाएगी, उनको उससे संबंधित कुछ वजीफा भी दिया जाएगा, ठीक है। और उनको उससे संबंधित क्या किया जाएगा कि उनको उनसे उस मशीन को चलाना भी सिखाया जाएगा। समझ में आया? ये अभी पारंपरिक रूप से हाथों से करते हैं, तो उनको क्या मशीन प्रोवाइड करी जाएगी, फिर उसकी मतलब उनको शिक्षित भी किया जाएगा कि उस मशीन को चला सकें। और दूसरा, जब वो सीख रहे होंगे तो सीखने के दौरान उनको कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, वो घर छोड़ के ऐसा तो है नहीं कोई सीखने चलाए, तो उसके लिए भी उनको 500 रुपये पर डे के हिसाब से अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या बात क्लियर हुई? चलो, 17 सितंबर 2023 को 17 सितंबर 2023 को याद है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये हो गया कि वित्तीय भागीदारी पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंतर्गत होगी, जैसे कि ये है कि पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी, आपको पता ही है, ठीक। पीएम विश्वकर्मा योजना की जो टैग लाइन है वो सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि है। इसको 5 वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि वर्ष 2023-24 से 2027-28 के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, जो कि नीचे लिस्ट दी गई है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला है कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी भी प्रदान की जाएगी, ठीक है, ताकि ये दिखा सकें, अगर मान के चलो अपना कार्य कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं क्षेत्र में अगर ये चाहें तो ये तो दिखा भी सकते हैं कि देखो हमारे पास ये प्रमाण पत्र प्राप्त है, यानी कि हम ये ज़्यादा ट्रस्टेबल है, ठीक है, और अधिक शिक्षित है व्यक्ति, ठीक, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और उसे योजना के तहत सभी लाभों हेतु पात्र बनाएगा। तो ये दिखा सकते हैं आईडी, ठीक। दूसरा, इसके तहत जो भी योजना मिलेगी, जो भी पैसा वैसा गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल अगर सपोर्ट किया जाएगा, भविष्य में और भी कुछ किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा, ठीक। चलो ठीक है। आयुष्मान भव अभियान, आयुष्मान भव अभियान, ठीक है, इसके तहत क्या है? इसकी शुरुआत की गई है सितंबर 2023 में। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रधान राष्ट्रपति जी हैं, उनके द्वारा शुरुआत की गई है। गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत की थी इन्होंने, ठीक है। याद रखना किसके द्वारा शुरुआत की गई, ठीक है। और इस अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और ये एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव एवं शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना है, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये आ गया। उद्देश्य क्या है? गांव, सारे गांवों तक, पूरे देश के सभी गांव और शहरों तक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, हेल्थ सर्विस है, उसकी कवरेज को पूरी 100% तक सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आयुष्मान भव अभियान को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, वो क्या है, और आभा आईडी निर्माण एवं गैर संचारी रोगों और तपेदिक सिकल सेल रोग की जांच एवं प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। ये सब प्रकार की जो बीमारी इनसे संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक। इस अभियान को 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़ा के दौरान लागू किया गया था। चलो ठीक है, ये यहाँ तक खत्म हो जाती है, यहाँ पर लागू किया गया था, हल्का सा देख लेना, ठीक। अगला क्या है? सांची। सांची क्या है? सांची बना है भारत का पहला सौर शहर। सांची को भारत का पहला सौर शहर बनाया गया है। कैसे? तो इसकी घोषणा की गई है सितंबर 2023 में। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ठीक। तो भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में इसका लोकार्पण किया गया है, याद रखना। तो भारत का पहला सौर शहर है सांची, ठीक। अगला आते हैं मोढेरा। मोढेरा की भी चर्चा है। ये क्या है? तो पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है, ठीक है। मोढेरा क्या है? गांव, ठीक है। 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने इसका दौरा किया था और इस दौरान इन्होंने क्या किया था कि मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित कर दिया था, ठीक है। ये दिमाग में आई बात। और ये क्या है? सांची क्या है? भारत का पहला सौर शहर है, ठीक। आगे आ जाते हैं। ये आपकी न्यूज इतनी खत्म हुई जो कि राष्ट्रीय न्यूज थी। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय की, ठीक है। इसमें भी हमने कुछ पोर्शन है उसको कंप्लीट करके लाए, तो उसको भी आप अब आप एक बार देख लीजिए, ठीक है।
इसमें क्या है कि सितंबर 2024 को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की थी भारत के प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है, जो कि लॉरेंस बोंग जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उन्होंने पीएम हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको निमंत्रण दिया था, तब ये गए थे, ठीक है। कब है ये? 4 से 5 सितंबर है 2024, ठीक है। ये हल्का सा दिमाग में रखना है डेट, ठीक। आगे क्या है? सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, आपको पता है। एफडीआई के मामले में भी ये भारत के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, आपको पता है, यहाँ से बहुत बड़ा एफडीआई का अमाउंट आता है, ठीक है। इसके तहत 4 समझौते हुए, इन 4 समझौतों को देख लो, जो कि पूछेगा नहीं कोई, फिर भी हल्का सा नजर मार लो, ठीक। आगे ये देख लो कि 11 से 13 सितंबर 2023 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया नामक प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापुर की अर्धचालक कंपनियों को आमंत्रित किया गया था, ठीक है। फिर है किस जो यात्रा की गई थी, ठीक है, इस यात्रा के दौरान क्या था कि भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र, इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक। अब जो तमिल कवि तिरुवल्लुवर थे, इनकी एक रचना है, उसका नाम है तिरुकुरल। ये है काव्य ग्रंथ, ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। अब जब प्रधानमंत्री जी 4 से 5 सितंबर सिंगापुर में गए, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी पहले 3 से 4 सितंबर को गए थे, कहाँ? भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे ब्रुनेई में, ठीक है। तो ब्रुनेई के सुल्तान ने जो है इनको आमंत्रित किया था 1900, और पहली बार है जब 1992 में 2008 में भारत की राजकीय यात्रा की थी, किसने? ब्रुनेई के सुल्तान ने। अभी तो खैर नहीं किया, अभी प्रधानमंत्री जी ने की है। तो इन्होंने क्या किया था कि इसकी राजधानी है ब्रुनेई की बांदरसेरी बागवान, ठीक है। तो वहाँ पर स्थित है एक उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, उसका दौरा किया था प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, ये मस्जिद कहाँ पर है। यूक्रेन की देख लो एक बार। तो 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन की जो है आधिकारिक यात्रा की, ठीक है। चलो ठीक है, ऑफिशियल विजिट किया इन्होंने। तो यहाँ पर ऑपरेशन गंगा की चर्चा हुई, आपको पता ही है कि यूक्रेन से अपने जो भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था। 15 से 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में जो यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन हुआ था, ये भी हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और जो कीव है, यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसमें ओएसिस ऑफ पीस वर्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये याद रखना है, कहाँ पर है? कीव में, ठीक। 24 से 28 के लिए सांस्कृतिक सहयोगी कार्यक्रम शुरू किया गया है यूक्रेन के साथ में, ये याद रखना, 2024 से 28 के लिए, ठीक है। यूक्रेन को भीष्म क्यूब भी दिया है। कितने? 4 भीष्म क्यूब भारत ने यूक्रेन को दिए। भीष्म क्यूब के बारे में आपको पता ही है कि ये जो एक प्रकार का मतलब मोबाइल होने वाला जो है हॉस्पिटल होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। 200 लोगों को एक साथ इलाज कराया जा सकता है इसके जरिए, ठीक। भीष्म की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है कि क्या है, ठीक। ये आपको कई बार हम बता चुके हैं, ठीक है। और ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, यानी कि एक जगह से तुरंत ही दूसरी जगह पर ले जाया जा सके, ठीक। और इसको भीष्म इकाइयों को कहाँ? अयोध्या में तैनात किया गया था, आपको पता ही है। इसके दौरान क्यों? ताकि अगर कोई भीड़ भाड़ में अगर कोई समस्या होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इलाज तुरंत कराया जा सके, ठीक। आरोग्य मैत्री परियोजना देख लो। जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की थी जनवरी 2023 में, ठीक है। तो इसका आरोग्य मैत्री का उद्देश्य मतलब सवाल ये है कि उद्देश्य क्या है, आरोग्य मैत्री है किस लिए? तो आरोग्य मैत्री का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करना है। यानी कि अगर कहीं पर भी अगर ऐसी स्थिति होती है कि प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी कुछ बाढ़, सुनामी जैसी स्थिति आती है, तो वहाँ पर हम पहुँचाएंगे क्या, जो मतलब जो एक तरीके से मेडिकल सर्विस है वो हम पहुँचाएंगे। तो यही है आरोग्य मैत्री परियोजना, जितने भी विकासशील देश हैं, ठीक है। फिर है भारत पोलैंड, ये संबंध देख लो। 21 से 22 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जी ने पोलैंड की यात्रा की थी। अब आगे ये बताया कि प्रधानमंत्री जी मोरारजी देसाई के बाद में 1979 में जो गए थे, ठीक है, पोलैंड की यात्रा पर गए थे, मतलब प्रधानमंत्री जी मोरारजी देसाई के बाद अभी गए, इसके बीच में कोई प्रधानमंत्री नहीं गए। तो वारसा, जो कि पोलैंड की आपको पता है राजधानी है, वारसा में डोबरी महाराज स्मारक है, ठीक है, उस पर प्रधानमंत्री जी ने जाकर के जो है श्रद्धांजलि अर्पित की थी, ठीक है। और एक वारसा में कोल्हापुर स्मारक भी है, ठीक है, यहाँ पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी, ठीक है। और एक है वारसा में मोंटे कैसिनो युद्ध, ठीक है। ये युद्ध क्या है? तो ये युद्ध आप यहाँ से देख लेना, बाकी ये युद्ध आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो बहुत कम है, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं। तो
तो ये क्या है, ये पोलैंड भारत और अन्य देशों के जो है पोलैंड भारत और अन्य देशों के सैनिकों को बलिदान और वीरता की याद दिलाता है। हल्का सा देख लेना, ठीक है, देखने में कुछ भी नहीं जा रहा, हल्की सी मार देना हल्की सी नज़र, लेकिन महत्वपूर्ण वो है जो हम अंडरलाइन करने आपको बताते जा रहे हैं, इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। भारत मलेशिया के बारे में देखें, 19 से 21 अगस्त 2024 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी, ठीक है, भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी, ठीक। एक सेकंड। तो ये भारत मलेशिया के बीच में कुछ बातें हुई हैं कि भारत सरकार द्वारा मलेशिया को 2 लाख मीट्रिक टन गैर बासमती चावल, सफ़ेद चावल के एक मुश्त विशेष आवंटन की घोषणा की गई, ठीक है। कितना? 2 लाख मीट्रिक टन भारत के द्वारा किसको दिया गया है? मलेशिया को, ठीक। ये देख लेना एक बार, ठीक। मलेशिया ने संस्थापक सदस्य के रूप में IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, भारत की पहले आपको पता ही है, पिछली वर्ष आई दृष्टि आई थी, तब भी न्यूज में थी। फिर दूसरा क्या, इसमें जो है शामिल होने का निर्णय किया है, ठीक है। और मलेशिया में आयुर्वेद चेयर की स्थापना की जाएगी, ये हमारे आयुर्वेद को भी बढ़ावा देने का एक प्रयास है, ठीक है, ठीक है। और मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की जाएगी, ये भी देख लेना है, ठीक है। और भारत मलेशिया डिजिटल परिषद की स्थापना की जाएगी, ठीक। भारत मलेशिया स्टार्टअप गठबंधन किया जाएगा, ठीक है, ये हल्का सा देख लेना है। और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत द्वारा अपने UPI जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है को मलेशिया के पे नेट के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है, ठीक। तो ये भी बात है कि हमारा जो UPI है वो वैश्विक लेवल पर जो है अपनी पहचान बना रहा है, ठीक। भारत वियतनाम के बारे में देखें, वियतनाम ताइवान में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वियतनाम क्या है, 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने भारत की राजकीय यात्रा की थी, ठीक है। ये 30 जुलाई से 1 अगस्त 2024 की बात है, ठीक है। चलो ठीक है। तो ये क्या है कि आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किया इन्होंने, ठीक है। और आगे क्या है, तो आगे ये है कि इस पार्क के निर्माण भारत की सहायता से किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है कि विकसित भारत 2047 जैसे भारत का विजन है, वैसा ही वियतनाम 2045 वियतनाम का विजन है जो अपने आप को डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वियतनाम ने 2045 तक एक उच्च आय वाले विकसित देश बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2045 तक, ठीक है। आगे आ जाते हैं, तो ये कुछ ना कुछ मतलब कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, इसलिए अच्छा बीच में समझौता हो रहा है इनकी, ठीक है। अब आगे क्या है कि वियतनाम क्या करेगा कि लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास एवं सहयोग पर हस्ताक्षर हुए मलेशिया इसके वियतनाम के साथ में, ठीक है। 9 से 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री जी की ऑस्ट्रिया में जो है अधिकारी की यात्रा की थी प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। तो एक साथ ही गए थे, एक साथ ही इन्होंने अलग अलग देशों की यात्रा करी थी, ठीक है। यूरोप में गए तो सोचा यहाँ भी चले जाएँ, यहाँ भी चले जाएँ, ठीक। तो वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दौरे के बाद ये इनकी यात्रा थी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया में आपको पता ही है कि कुछ महत्वपूर्ण जो है संगठनों के सचिवालय हैं, तो ये आपको पता ही है कि ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप का देश है, ये तो पता ही होगा। अब IAEA हो गया यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होगी, यूनिडो हो गया, और UNODC हो गया, और OSCE हो गया, इनके जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, ये हैं सचिवालय हैं ऑस्ट्रिया में, ठीक है। रूस के साथ में संबंध देख लो, 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य मॉस्को की यात्रा की थी प्रधानमंत्री जी ने। दोनों नेता मिले जब, प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन, दोनों नेताओं ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को लक्ष्य निर्धारित किया है भारत के साथ में और रूस के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर चर्चा छिड़ी थी चेन्नई से व्लादिवोस्टक समुद्री गलियारे की। चेन्नई आपको पता है यहाँ है, ठीक है। तो चेन्नई से व्लादिवोस्टक जो रूस है, रूस के ईस्टर्न शहर है व्लादिवोस्टक, वहाँ तक, ठीक है, समुद्री गलियारे की जो है चर्चा हुई थी। इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2019 में, तो इसी की अभी फिर से चर्चा हुई थी, और इसको जोड़ने का सोचा था कि किससे जोड़ा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इस पहल से जोड़ दिया जाएगा इसको, ठीक है।
तो ये क्या है कि इसके तहत ये हो जाएगा कि इसको भी 2000 में एक अंतर सरकारी समझौते के तहत हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है, इस पहल को, ठीक है। और ये क्या है कि दोनों देशों के बीच माल परिवहन वर्तमान के जो 40 दिनों से घटकर 40 दिन में जो होता है वो 24 दिनों में संभव हो पाएगा अगर ये योजना सफल हो जाती है तो, ठीक है। 16 दिन की कटौती हो जाएगी और ये है बहुत समय से, लेकिन अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, ठीक। 9 MOU पर जो है साइन किए गए थे, आप MOU यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर पूछे नहीं जाएंगे आपको। अगर कोई महत्वपूर्ण कुछ ऐसा होता तो पूछा जा सकता था, लेकिन हल्की से आपको नज़र मार लेनी कि दुर्बीय क्षेत्रों पर, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग पर, ठीक है, कार्टोग्राफी पर, ठीक है, इन सब पर ये आपको नज़र मार लेनी है। अब इस दौरान प्रधानमंत्री जी को रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दिया गया था। तो इस राजकीय पुरस्कार को आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ठीक है, ये याद रखना है। किसका है ये, रूस का है, ठीक है, ये याद रखना है, कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, कई बार कई दिए गए प्रधानमंत्री जी को, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं, पहले भारतीय नेता बने प्रधानमंत्री मोदी, ठीक। चलो आगे आ जाओ। एक न्यूज़ फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या, एक शहर है कजान और दूसरा है येकातेरिनबर्ग। इन दोनों ही शहरों में भारत के नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे, ठीक है, भारत के नए वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे यहाँ पर जो है कजान में और येकातेरिनबर्ग में, ठीक है। अपने आपको ये चीज़ हल्का सा दिमाग में रखनी ग्रीस के साथ में आप देख ले एक बार। 21 से 22 फरवरी 2024 को ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की थी, ठीक है, और ये सम्मिलित हुए थे नोबे रायसीना संवाद में, ठीक। अब नोबे रायसीना संवाद में ये मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थे, ठीक है। नोबा रायसीना संवाद कहाँ हुआ था, दिल्ली में, ठीक, हर बार होता है। इसकी जो थीम थी वो क्या थी, चतुरंग, ठीक है। चतुरंग के तहत क्या क्या, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट, यानी कि संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, ठीक है, ये थी इसकी राष्ट्रीय थीम, ठीक है, याद रखना। आगे आता है प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा के बारे में बता देते हैं कि 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की थी पीएम ने, ठीक है, और 25 अगस्त 2023 को जो वहाँ की राष्ट्रपति हैं कैटरीना सकेलारोपोउलोऊ ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया था। श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। याद रखो, जो रूस का सम्मान प्राप्त किया वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रूस का सम्मान ऐसा प्राप्त किया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि ग्रीस के बाहर किसी शासनाध्यक्ष को अगर कोई पुरस्कार दिया गया है, बहुत सारे देश हैं, आपको पता है, बहुत अच्छे अच्छे दमदार देश हैं, लेकिन ऐसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनको ग्रीस के बाहर किसी शासनाध्यक्ष को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। अब यूएई चर्चा में है, तो 13 से 14 फरवरी 2024 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई की यात्रा की थी, ठीक है। अब इनके साथ जो है इन्होंने क्या किया था, सेपा पर हस्ताक्षर किया, जो कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता होता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, जो कि आपको पता है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास पर भी इसके साथ में भी जो है हस्ताक्षर किए गए, किसके, जो यूएई के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर भी इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए के रूप में यूपीआई और एएनआई यूएई के, इनको भी आपस में जो है इंटरलिंक करा गया है, ठीक। आपको बताइए इसको बढ़ाने का, हम यूपीआई को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। अब 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका एवं मॉरिशस में, ये न्यूज़ फिर देखने वाली है, 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका एवं मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे रुपे, जयवान, जो भारत का आपको पता है क्या है रुपे, और जयवान किसका पता है, यूएई का, आपस में संबद्ध भी किया गया था, ठीक है। और इस समझौते से यूएई में रुपे कार्ड की सार्वभौमिक स्वीकार्यता में वृद्धि होगी, ठीक है। चलो ठीक है। अगला है एहलान मोदी। ये क्या है, एहलान मोदी। जैसे आपको पता है यूएस में गए हाउडी मोदी, और हाउडी मोदी पर आपको पता है प्रश्न आ गया था, ठीक है। ये क्या है, एहलान मोदी। एहलान मोदी का आयोजन किया गया जहां प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जो भारतीय समुदाय है यूएई में उसको संबोधित किया था, कहां पर, जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, ठीक है, जो कि अबू धाबी में है, ठीक। ये आपको दिमाग में रखना है, याद रखना, ठीक। एहलान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में
CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एक क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ की भी घोषणा की थी, ठीक है। और दुबई में भारत मार्ट का भी जो है आभासी रूप से शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक। अब यहीं पर एक चर्चा छिड़ी है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की, ठीक है, जो कि 10 से 12 जनवरी 2024 को महात्मा गांधी महात्मा मंदिर अब यहीं पर चर्चा छिड़ी है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन की, जो कि 10 से 12 जनवरी 2024 के मध्य महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में संपन्न किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपको याद रखना है दुबई में, ठीक है। कब से, 12 से 14 फरवरी 2024 के मध्य दुबई में आयोजित किया गया था। 11वां संस्करण था। इसकी थीम क्या थी, भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी कि शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है। चलो आ जाओ, BAPS हिंदू मंदिर, बाप्स हिंदू मंदिर अबू धाबी में मतलब जो है इसका उद्घाटन किया गया, आपको सबको अच्छे से पता होगा। और ये अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर है, ठीक है। याद क्या रखना है कि मिडिल ईस्ट में बनने वाला पहला पत्थर का निर्मित मंदिर भी है ये, ठीक है। और ये किसका मंदिर है, ये बाप्स क्या है, बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो संस्था है ये क्या है, ये मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। और स्वामी नारायण आपको पता होना चाहिए, स्वामी नारायण संप्रदाय की जो स्थापना है वो भगवान स्वामी नारायण द्वारा गुजरात में की गई थी, ठीक। चलो आगे आते हैं। भगवान स्वामी नारायण का बचपन का नाम घनश्याम था, ठीक है। 3 अप्रैल 1781 को उत्तर भारत के छपिया नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक। चलो ठीक है। भारत फ्रांस जो है, एक बार ये देख लें, 25 से 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की राजकीय यात्रा की थी, जो कि जयपुर से शुरुआत की थी, ठीक है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब इससे पहले और भी जो शामिल हुए हैं, फ्रांस के जो मतलब शासनाध्यक्ष जो है शामिल हुए, तो उनकी चर्चा की गई है। 6वें इमैनुअल मैक्रों हैं, बाकी के 5 की भी चर्चा की गई, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक। आगे आ जाते हैं। वर्ष 2026 को भारत फ्रांस नव प्रवर्तन वर्ष, यानी कि इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फ्रांस के एफिल टावर में भारत के UPI का संचालन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे आ जाते हैं। अगला क्या है कि भारतीय UPI को स्वीकार करने वाला, ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। भारतीय UPI को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश है, यानी यूरोप का भी प्रथम देश है जिसने भारतीय UPI को स्वीकार किया है, ठीक है। स्टार सी यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के स्टार सी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में एक सौर अकेडमी की स्थापना की घोषणा की गई है, कहाँ पर, सेनेगल, ठीक। और मुख्य भूमिका जो है फ्रांस स्थित मार्सेय, ये मार्सेय याद रखना है, मार्सेय में भारत के महावाणिज्य दूतावास जो कि हैदराबाद में फ्रांस के ब्यूरो डी फ्रांस की घोषणा मतलब खोले जाने की घोषणा की गई है। भारत के हैदराबाद में फ्रांस का जो है ब्यूरो डी फ्रांस खोला जाएगा, और फ्रांस के शहर मार्सेय में भारत का जो है वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। और आपको रूस के भी याद रखने हैं, क्या नाम था, याकातेरिनबर्ग और कजान, इन 2 शहरों में भारत के वाणिज्य दूतावास खोले जा रहे हैं, ठीक। अब इसके साथ ही एक और चीज चर्चा में आई, वो है शेंगेन वीजा। इन्होंने ये कहा कि जो फ्रांस के मान्यता प्राप्त संस्थान हैं या विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से अगर कोई स्नातकोत्तर बच्चा करता है यहाँ का, भारत का, तो उसके लिए क्या होगा कि 5 वर्ष का शेंगेन वीजा प्रदान किया जाएगा। शेंगेन वीजा का मतलब ये है कि वो शेंगेन वीजा को लेकर के यूरोप के शेंगेन वीजा के अंतर्गत जितने शामिल देश हैं, ऑलमोस्ट सभी देश शामिल हैं, कुछ 2-4 बाहर हैं, उनकी यात्रा कर सकेगा विदाउट किसी वीजा या पासपोर्ट के। समझ में आया, कोई वीजा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक शेंगेन वीजा आपके पास है, बस किसी भी देश में घूमो, ठीक। H-12 हेलीकॉप्टर से संबंधित MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत क्या है, H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए एक असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ में और एयरबस के बीच में एक समझौता हुआ था। एयरबस कहाँ की है, फ्रांस की, ठीक। तो ये दोनों याद रखने, TASL और एयरबस, इन दोनों का नाम याद रखना है एकदम एग्जैक्ट, ठीक। और निजी क्षेत्र में भारत की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली होगी, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं कि इससे पहले क्या है,
वडोदरा है जो गुजरात में है। C295 वडोदरा गुजरात में C295 सैन्य विमान के जो है मैन्युफैक्चरिंग की जो है स्थापना की गई थी। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा मतलब सुविधा की स्थापना करी गई थी। ठीक है, आगे है कि ज्ञातव्य H125 एकल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, ये बताया है इन्होंने। H125 हेलीकॉप्टर क्या है, और H125 ये इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला एकमात्र हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसकी देख लेना। ठीक, भारत ओमान के संबंध देख लो एक बार, ओमान इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य भारत की अपनी राजकीय यात्रा की थी। ठीक है, 26 वर्षों में किसी सुल्तान के द्वारा भारत की पहली राजकीय यात्रा थी, याद रखना है। सुल्तान कबूस को वर्ष 2019 के लिए मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि 2021 में की गई थी इसकी घोषणा। ठीक, भविष्य के लिए साझेदारी शीर्षक से संयुक्त विजन दस्तावेज अंगीकृत किया गया था भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, यानी कि ए पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। और इस यात्रा के दौरान भारत ओमान संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था, और इस डाक टिकट पर क्या हुआ था कि भारत के और ओमान के दोनों के लोक नृत्यों को दिखाया गया था। तो भारत का था डांडिया रास और ओमान का था अल रजा। ठीक है, अल रजा लोक नृत्य किससे संबंधित है, तो ओमान, याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे आते हैं भारत तंजानिया के बीच में संबंध। ठीक है, तो भारत तंजानिया के बीच में क्या है, तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन के बारे में आपको पता है, ये तंजानिया की बनने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये आपको पता है, ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं तंजानिया की, और ये आई हैं भारत की राजकीय यात्रा पर। इनसे संबंधित इससे पहले प्रश्न बन चुका है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो भारत और तंजानिया के मध्य वर्ष 2023 से 27 की अवधि के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं, याद रखना है। और सूरज कुंड फरीदाबाद में एक मेला आयोजित किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, उसमें तंजानिया भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, और तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है, और इसके साथ ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, 10 अक्टूबर 2023 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने, यानी कि JNU ने, जो तंजानिया की जो ये राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया था। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।